हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सही है? ठीक है। पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था अल्टरनेटिंग करंट, एसी, जिसमें हमने आर सर्किट पढ़ा है, एल पढ़ा है, सी पढ़ा है, एलसीआर पढ़ा, आरएल पढ़ा, आरसी पढ़ा। और अपनी बात हुई थी कि नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस का आइडिया कहां से माइंड में आया कि जैसे हम रेडिया देखते हैं, रेडियो जब हम सुनते हैं तो उस ट्यूनिंग को जब हम रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो 91.1 रेडियो सिटी है। क्या है? रेडियो सिटी क्या है? 91.1 मेगा हर्ट्ज। इस 91.1 पर क्या होता है, जैसे मान लो यहां है 90, यहां है 91, यहां है 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो ये वो स्केल है जो इसके ऊपर रोटेट होती है। अब जब हम यहां से आगे चलते हैं तो रेडियो पे कोई साउंड नहीं मिलता है, कोई गाना हमें सुनने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, जैसे ही अपना स्केल यहां आता है 91.1 पर, तो अचानक से आवाज आने लगती है, गाना हमें सुनने को मिलता है, रेडियो सिटी हमें सुनने को मिलता है, जिसपे बार बार एक एंकर अनाउंस कर रहा होता है, हाय दिस इज रेडियो सिटी, यू आर विथ अस, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी। तो इस 91.1 पे क्या होता है कि यहां इस पूरी रेंज में जो करंट की वैल्यू होती है वो चलती है मिनिमम, कम हो रहती है। अब जैसे ही स्केल इसके ऊपर आती है तो अचानक से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो करंट की वैल्यू अभी तक कम चल रही थी, अचानक से वो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब इस पॉइंट पे आके आई अचानक से क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। इस मैक्सिमम करंट की सिचुएशन को किसी एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ में अगर हम देखना चाहे तो क्या होता है, ये करंट है, ये ओमेगा है, करंट कम है कम है कम है, अचानक से बढ़ता है, फिर से कम हो जाता है। मतलब हम ये मान सकते हैं ये वो 91.1 मेगाहर्ट्ज है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है उसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां क्या हुआ है, आई अचानक से क्या हो गया है? मैक्सिमम। या जो जेड है, आई इज इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं? वी अपॉन आर या वी अपॉन जेड। आई की वैल्यू बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू है वो अचानक से कम हो जाती है। Z की वैल्यू कम हो जाए या करंट की वैल्यू अचानक से मैक्सिमम हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। देखो, रेजोनेंस में क्या क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इन दैट सिचुएशन करंट इज मैक्सिमम, तो करंट अगर मैक्सिमम बता दिया जाता है तो सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि किसकी बात हो रही है? रेजोनेंस की। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इंपीडेंस इज मिनिमम, तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा कि जो बात हो रही है वो किसकी होगी? रेजोनेंस की। मतलब आई जो है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम। या जो जेड है वो क्या हो जाता है? मिनिमम। याद करो जेड का फॉर्मूला क्या था? जेड था रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अब जेड को हमें क्या करना है? मिनिमम करना है। देखो, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब कोई भी एलसीआर सर्किट अगर है तो उसमें वायर जरूर होगा, क्योंकि सर्किट किसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता? वायर के बिना। हर वायर का कुछ क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। तो ये कंफर्म है कि जो आर है एक बार के लिए हमें इसको जीरो नहीं लेना चाहिए। अब जेड को अगर मिनिमम रखना है तो आर तो जीरो नहीं हो सकता, ये मिनिमम हो। किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। माइनस में हो सकती है, लेकिन यहां स्क्वायर है, अब स्क्वायर में माइनस तो आ नहीं सकता। तो जेड मिनिमम कब होगा? जेड विल बी मिनिमम इफ
XC माइनस XL इज इक्वल्स टू 0। रेजोनेंस तब हो सकता है जब Z मिनिमम हो, और Z मिनिमम कब होता है? जब XC माइनस XL की वैल्यू क्या हो जाए? 0। माइनस का XL उधर जाएगा तो XC इज इक्वल्स टू क्या हो? XL। रेजोनेंस की अलग अलग कंडीशंस को अगर हम समझना चाहे तो पहला हमने समझा है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द करंट विल बी मैक्सिमम। तो करंट क्या है? मैक्सिमम। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द इंपीडेंस विल बी मिनिमम, सो Z इज मिनिमम। एट द थर्ड सिचुएशन इज XC इज इक्वल्स टू XL। या देखो इसी के इक्वल में लिख देता हूं, अगर ये 0 है तो ये तो हट गया, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो Z इज इक्वल्स टू क्या मिलता है? R मिलता है। At the time of resonance, this is condition number 1, this is condition number 2, this is condition number 3 and this is condition number 4। इन चारों में से कोई भी एक बात अगर कही गई है तो वो सब किसको इंडिकेट करेंगे? रेजोनेंस को। या इस XC इज इक्वल्स टू XL से हम ये भी कह सकते हैं, अगर VC इज इक्वल्स टू VL है, अगर कोइल और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो हमें इक्वल दे रखा है, तो जो टोटल सर्किट है वो किसमें ले लिया जाएगा? रेजोनेंस में। ये थी कंडीशन नंबर 5। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? XC होता है 1/ωc और XL होता है ωL। ओमेगा इधर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा 1/LC, या ओमेगा इज इक्वल्स टू लिख दिया जाता है 1/√LC। रेजोनेंस के लिए 1 2 3 4 5 कंडीशन है और छठी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इससे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो 2πf लिख देंगे ओमेगा की जगह, यहां से हम f भी निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू मिलेगी 1/2π और नीचे होगा √LC। तो देखिए रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वो टाइम है जिस कंडीशन पे सर्किट का करंट अचानक से बढ़ जाता है, या जो उसका इंपीडियंस है वो कम हो जाता है, या जो उसका Z है ये R के बराबर हो जाता है, या जो XC है ये XL के बराबर हो जाता है, या जो VC है वो VL के बराबर हो जाता है। और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके इक्वल मिलती है? 1/√LC। अब देखो ये दो चीजें तो है ग्राफ से समझने की, मैं एक एक करके आपको ये और ये पहले एक्सप्लेन करता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है। फिर दूसरी चीज, इसको समझ लेने के बाद हम बात करेंगे इसकी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसी LCR सर्किट के लिए किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले इसको समझते हैं। तो यहां से मैं पहले साइड में नोट कर देता हूं, देखो क्या क्या चीजें आई है। नंबर 1 Z मिनिमम, नंबर 2 I मैक्सिमम, नंबर 3 Z इज इक्वल्स टू R, नंबर 4 XC इज इक्वल्स टू XL, नंबर 5 VC इज इक्वल्स टू VL एंड नंबर 6 ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। देखो अब हम पहले समझते हैं, ये तीन चीजें तो है याद रखने की। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाता हूं, मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ V1, V2 एंड V। देखो यहां से क्या देखेंगे कि जो कोइल का वोल्टेज है वो है 40 वोल्ट, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो है 40 वोल्ट, ये दोनों क्या दे रखे हैं? इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में VC इज इक्वल्स टू मिलता है VL, तो ये दोनों एक दूसरे का वोल्टेज जो है वो फिनिश कर देते हैं। क्या था?
XC माइनस XL, या याद करो VZ होता है रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। तो 40 माइनस 40, याद रखेंगे रेजोनेंस की कंडीशन में जो कॉइल और कैपेसिटर का वोल्टेज है ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस वजह से अगर इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कभी पूछा जाए, जैसे यहाँ क्या है V2, तो कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है वो हमेशा कितना लिया जाता है, 0। फिर V1 ये डायरेक्ट 60 वोल्ट है, तो V1 की वैल्यू कितनी दे देंगे, 60 वोल्ट। अब पूछता है V, ये तो फिनिश है, तो नीचे सिर्फ कितना वोल्टेज है, जो 60 है वो है। ये यहाँ का 60 यहाँ है या यहाँ का 60 यहाँ है, तो इस केस में V की वैल्यू कितनी होगी, 60 वोल्ट। तो क्या याद रखेंगे, अगर किसी सर्किट में L और C का वोल्टेज सेम दे रखा है तो सर्किट किसमें होगा, रेजोनेंस में होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिर से R है, ये L है, ये C है, यहां लिखा है 60 वोल्ट 20 हर्ट्ज, यहां लिखा है V, यहां बना हुआ है एमीटर, यहां है 20 ओम, ये है मान लो इसको बोल देते हैं V2, इसको बोल देते हैं V1, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ रीडिंग ऑफ V2 इज 0, या इसी को लिख सकता है इफ सर्किट इज इन रेजोनेंस, अगर सर्किट रेजोनेंस में है देन फाइंड V1, V2 एंड A। तो तीनों की रीडिंग बताओ। देखो रेजोनेंस में है, इसका मतलब V2 तो कितना है, 0 है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब रेजोनेंस होता है तो पूरा वोल्टेज किस पे रहता है, रेजिस्टेंस पे, या जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वही नेटवर्क वोल्टेज है। तो नीचे कितना वोल्टेज दे रखा है, 60 वोल्ट है, तो ये 60 किस पे है, इस पे है, तो जो V1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 60 वोल्ट। अब V1 है 60, पूछता है करंट क्या है, करंट होता है I इज इक्वल्स टू V बाई Z। याद करो रेजोनेंस के टाइम पे Z किसके इक्वल होता है, R के, क्योंकि XC और XL दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, फिनिश। तो यहां आएगा V अपॉन R। V कितना है, 60 है, R कितना है, 20 है, तो यहां से हम करंट कितना दे सकते हैं, 3 एम्पियर। तो याद रखेंगे अगर किसी रेजोनेंस के क्वेश्चन में दोनों का वोल्टेज सेम दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में जो नेट वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पे होता है, या जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वही नेट वोल्टेज होता है। दूसरी चीज, करंट अगर लेना हो तो V अपॉन Z, या Z किसके बराबर ले लेंगे, R के बराबर लेंगे, तो यहां से हम सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, करंट। मान लो ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वोल्टेज एट कोइल या वोल्टेज एट दिस वन, तो उस तरह का क्वेश्चन भी मैं एक आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ हमें क्लियर होंगे। देखिए मान लो क्वेश्चन दे रखा है, ये L है, ये C है और ये R है, नीचे लिखा है V इज इक्वल्स टू 20 साइन 100t, ये L लिखा हुआ है 500 मिली हेनरी, ये लिखा हुआ है 200 माइक्रोफेरेड, और ये लिखा हुआ है 30 ओम। ठीक है, अब पूछा जाता है, मान लो यहां लगा हुआ है एमीटर, यहां लगा हुआ है V1, यहां लगा हुआ है V2, यहां है V3 और यहां लगा हुआ है V4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ V1, V2, V3, V4 एंड A। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, रेजोनेंस है या नहीं है ऐसा कुछ भी यहां डिस्कस नहीं किया गया है। करते कैसे हैं, एक चीज कंफर्म है, अगर एम्पियर या एमीटर में हमें रीडिंग चाहिए
तो हमें करंट चाहिए, और करंट होता है V/Z, और Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √R² + XC - XL स्क्वायर। इस रेजोनेंस पे जितने सारे कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारे इस एक क्वेश्चन में मिक्स किए गए हैं। देखिए, पहले निकालते हैं XL, तो XL क्या होता है? ω/L। अब यहां क्या है? V = V0 sin ω/t, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 है, ये लो 100, और L कितना है? 500 मिली हेनरी, ये लो 1 2 3, ये 3 0 हटा दें तो XL जो आता है ये आता है 50 ओम। XC क्या होता है? 1/ωc, ओमेगा कितना है? 100 है, C कितना है? 200 माइक्रोफैरड। अब देखो 1 2 3 4, यहां से पावर कितनी बचती है? -2, ऊपर आएगी तो आएगा 100/2 = 50 ओम। क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें नहीं बताया गया था कि सर्किट रेजोनेंस में, लेकिन जो XC और XL है ये दोनों कितने आ रहे हैं? 50 ओम 50 ओम। तो XC = XL, so circuit is in रेजोनेंस। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है। दूसरी चीज, तो इसका मतलब जो इन दोनों पे टोटल रीडिंग होगी, इस V4 को यहां की बजाय हम यहां कनेक्ट करते हैं, V2 और V3, ये उल्टा जोड़ दिया है हमने, इसको यहां से करके इस पे कनेक्ट करते हैं। L और C के कॉम्बिनेशन पे जो वोल्टेज होगा वो अब 0 होगा, तो V4 की रीडिंग तो क्या है? 0 है, पहली चीज। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 20 sin 100t, कंसेप्ट नंबर 2। मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रखा है? 20 है, तो क्या ये 20 इस पे होगा? V3 की रीडिंग 20 होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर्किट में जो वोल्टेज वोल्टमीटर मेजर करता है वो होती है आरएमएस वैल्यू, तो जो V3 होगा ये होगा 20/√2। नीचे का जितना भी वोल्टेज है वो पूरा उस पे है, तो ये होगा 10√2V। मतलब जो इसकी रीडिंग है, V3 की रीडिंग है, ये कितनी है? 10/√2V। अब बात ये उठती है कि ये आरएमएस वैल्यू क्यों लेता है, मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं लेता, एवरेज वैल्यू क्यों नहीं लेता? देखो, एसी होता है इस तरह से, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू उठाएंगे तो कितनी मिलेगी? 0। अगर ये एसी की एवरेज वैल्यू लेने लग जाए तो जो टोटल वोल्टेज दे देगा 0। इसलिए सही वोल्टेज मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कैसी वैल्यू उठाता है? आरएमएस वैल्यू उठाता है। V4 0 है, V3 10√2 है। अब बात करते हैं करंट की। I होता है V/Z, और रेजोनेंस के टाइम पे Z किसके इक्वल है? R के। तो ये लो, ये किसके इक्वल है? R के। वोल्टेज कितना है? ये जो 20 दिख रहा है ये है कितना? 10√2, और R कितना है? 30 है, ये लो 0 से 0 काट दें तो जो एमीटर की रीडिंग है वो कितनी है? √2/3। ये रीडिंग है एमीटर की। चलो, यहां तक का मामला तो खत्म हुआ। अब जो सवाल उठता है वो क्या? रेजोनेंस के टाइम पे L और C के कॉम्बिनेशन की जो रीडिंग है वो तो होती है 0, लेकिन कई बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि इस पे अकेले पे कितना वोल्ट है? कॉम्बिनेशन पे तो 0 है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर इस एक पे पूछा जाए V1, या मान लो हमसे पूछ लिया जाए VL, तो V बराबर होता है IR, तो इसको लिख देंगे I, और R की जगह हम लिख सकते हैं XL, क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस किससे लिखा जाता है? XL से। अब I कितना है? √2/3, और XL कितना आया था अभी? 50 ओम। ये लो, कितना आएगा? √2 होता है 1.4, ये 5, ये आएगा 70/3 या 23.66 वोल्ट। देखो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 20 है,
आर पे कितना है 10√2 है, या इसको हम बोल सकते हैं 14.14, जबकि इस पे कितना वोल्टेज आता है एक्सएल पे 23.66। यहां से जो कंसेप्ट समझना है वो क्या, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी हो, 10 वोल्ट का बैटरी नहीं सॉरी एसी करंट हो, जबकि कोइल पे 20 वोल्ट हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं इट इज पॉसिबल दैट वोल्टेज ऑन कोइल और कैपेसिटर इज मोर देन अप्लाइड वोल्टेज, कि जो इन दोनों पे करंट है सॉरी वोल्टेज है वो अप्लाइड से ज्यादा हो। इस कॉम्बिनेशन पे रहेगा जीरो, एल और सी के कॉम्बिनेशन पे जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा जीरो। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या पर्सनली ये अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज रख सकते हैं, तो आंसर देंगे यस, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसा यहां दे रखा है कितना होगा 23.66, V1 पे 23.66 सर्किट रेजोनेंस में है, तो इस पे भी कितना 23.66। दोनों पे वोल्टेज सेम है, अप्लाइड से ज्यादा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में होगा, हर सवाल में होगा, बट हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट वोल्टेज ऑन कोइल और कैपेसिटर इज मोर देन अप्लाइड वोल्टेज। इसका V1 23.66, V2 23.66, V3 14.14, V4 0 और एम्पियर की रीडिंग √2/3 एम्पियर। इस एक सवाल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो रेजोनेंस में मेरे अकॉर्डिंग आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेजोनेंस का कोई भी सवाल हो, किसी भी बुक का हो, अगर आपको ये सवाल आता है, कितने कंसेप्ट है, एक्सएल निकालना सीख सकते हो, एक्ससी निकालना सीख सकते हो, किसी एक पे वोल्टेज निकालना सीख सकते हो, रेजोनेंस के केस में एलसी पे जीरो होता है ये सीख सकते हो, करंट निकालना सीख सकते हो, और रेजोनेंस के केस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे वोल्टेज निकालना सीख सकते हो। रेजोनेंस पे जो 6 कंसेप्ट हो सकते थे वो 6 के 6 आप यहां से सीख सकते हो। एक जो बच गया है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का, उसको मैं आपको बता देता हूं। मान लो यही सवाल है और दे रखा है फाइंड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सर्किट, की इस सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रेजोनेंस पे 7 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 हमने अभी किए और ये लास्ट है। क्या होता है, ओमेगा बराबर था 1/√LC या F था 1/2π√LC। ये मैं निकाल देता हूं, 2π से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। तो आएगा 1/√L कितना है 500 मिली हेनरी, तो 500 ये मिली हेनरी, C 200 into 10⁻⁻⁶, 1 2 3 4 बचेगा कितना -2, 5 into 2 10, फिर एक और कम होगा, ये बच गया -3 और -1 -4, रूट करेंगे तो आएगा -2, सीधा करेंगे तो आएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। अगर F निकालना हो, F होता है हर्ट्ज में, तो ये क्या आएगा 100/2π, इसको ऑलमोस्ट 3.14 होता है, 3 मान लें तो 3 into 6, आंसर होगा ऑलमोस्ट 16.66 हर्ट्ज। दिस इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ये थे कितने तरह के न्यूमेरिकल इस पे फॉर्म किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसी पे थ्योरी का क्या क्या सवाल आ सकता है। देखिए अब जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो ग्राफ से एक्सप्लेन किए जाएंगे। डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन है, क्या समझना है ये देखिए आप, देखिए व्हाट विल हैपन टू सर्किट, या इसी को अगला पूछ सकता है बाय विच टाइप सर्किट विल बिहेव if number 1 omega is equals to omega r, omega is greater than omega r, omega is less than omega r। देखो रेजोनेंस का जो ग्राफ है, यहां जो ओमेगा आर है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये ग्राफ था इस तरह का, ठीक है, इसको आप यूं भी शार्पली भी ड्रॉ कर सकते हो, ये रेजोनेंस का ग्राफ है।
यहां तो है रेजोनेंस ओमेगा आर पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको तो हम बोल सकते हैं रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब एक्सी बराबर क्या है, एक्सएल है। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, फिनिश। बचता कौन है, सिर्फ रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो सर्किट होगा वो रेजिस्टिव होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा। दूसरा है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, अगर देखो XL होता है ओमेगा एल और XC होता है 1/ओमेगा C। अगर ओमेगा बढ़ जाए तो XL की वैल्यू तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और XC की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जो XL है वो बढ़ जाएगा किससे, XC से। अब याद रखो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है सर्किट उसी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। अगर XL ज्यादा है तो सर्किट L की तरह बिहेव करेगा, XC ज्यादा है तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, अगर R बचा हुआ है तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, XL ज्यादा है किससे, XC से। L अगर ज्यादा हो तो सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ओमेगा से, अगर इसके आगे चलते हैं तो सर्किट किसकी तरह रहेगा, इंडक्टिव। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से तो जो XL है ओमेगा कम होगा तो ये कम हो जाएगा, जबकि XC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बार XC ज्यादा होगा XL से। अभी हमने क्या कहा, सर्किट का जो एलिमेंट हाई होता है सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। XC ज्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। तो इसके पीछे होता है कैपेसिटिव सर्किट, इसके आगे होता है इंडक्टिव सर्किट, और इस पे क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट। याद कैसे रखेंगे, पहले आता है ABC, तो पीछे अगर इससे है तो पहले कैपेसिटिव सर्किट है, आगे बढ़ते जाएंगे तो किसकी तरह, I फॉर इंडक्टिव, C के बाद में आता है इंडक्टिव। यहां R फॉर रेजोनेंस है, R फॉर रेजिस्टेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो रेजिस्टिव सर्किट, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो कैपेसिटिव, और ज्यादा हो तो इंडक्टिव सर्किट। रेजोनेंस पे जो 7 सवाल हो सकते थे, 8 सवाल हो सकते थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ 2 सवालों को याद रखिए, एक जो जस्ट इससे पिछला हमने किया है, एक जो हमने यहां किया है। इन दोनों को अगर आप समझ लेते हो तो रेजोनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल कभी आपका गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है क्वालिटी फैक्टर। आगे अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हम 2 तरह का रेडिया देखते हैं, मतलब रेडियो के पीछे एक स्विच लगा हुआ होता है जिसपे एक बार चलता है AM, दूसरी बार चलता है FM। यहां एक स्केल लगी हुई होती है जिसपे यूं कुछ काउंटिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। AM और FM में क्या डिफरेंस है कि FM मान लो 91.1, अभी हम पढ़ रहे थे रेडियो सिटी, तो जब ये स्केल 91.1 पे आती है तब ही गाना बजता है, मतलब इससे पीछे या इसके आगे रेडियो सिटी का साउंड नहीं मिलता है। जबकि AM में क्या है, जो स्टेशन मान लो यहां है तो वो साउंड मिलना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहां तक बजता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जो रेजोनेटिंग कर्व है वो होता है कुछ इस तरह का, जबकि इसका जो रेजोनेटिंग कर्व है वो होता है इस तरह का। मतलब FM के रेजोनेटिंग कर्व की शार्पनेस ज्यादा होती है, पीक ऊपर जो निकला हुआ है वो ज्यादा है, जबकि AM का जो ग्राफ है वो होता है कम शार्पनेस का। यहां बिल्कुल इसी जगह पर साउंड मिलता है, जबकि यहां साउंड यहां से लेके यहां तक इतने गैप में मिलता है। तो यहां जो क्लियरिटी होती है वो होती है कम, और यहां जो क्लियरिटी होती है वो होती है ज्यादा। क्लियरिटी कम ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी फैक्टर को लिखते हैं Q से, ये कम है, इसकी क्वालिटी जो होती है वो होती है ज्यादा। क्वालिटी फैक्टर को हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू
XL अपॉन R से, या XC अपॉन R से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस कब होता है, जब XL बराबर XC हो। तो चाहे तो यहाँ XL लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ XC लिख सकते हैं। इस क्वालिटी फैक्टर पे जो क्वेश्चन आता है वो दो तरह से हमसे पूछा जा सकता है। देखो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, XL अपॉन R। तो Q इज इक्वल्स टू XL क्या होता है, ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू अभी क्या आई थी, 1/√LC। तो Q इज इक्वल्स टू 1/R, √L से L कटेगा तो ये आएगा √L/C। अगर किसी रेडियो की, अगर किसी साउंड सिस्टम की, अगर किसी रेजोनेंस की क्वालिटी हमें अच्छी रखनी है तो ये तब रखा जा सकता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, C फॉर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो, और L की वैल्यू क्या हो, हाई हो। तब ही किसी सर्किट को या रेजोनेंस को अच्छी क्वालिटी के साथ में एक्सपोज किया जा सकता है। सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, Q इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेटिंग कर्व is called as resonance। रेजोनेटिंग कर्व की या रेजोनेंस के ग्राफ की जो शार्पनेस है उसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। कॉल्ड एज रेजोनेंस नहीं, कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर। Q की वैल्यू क्या होती है, XL अपॉन R या XC अपॉन R। XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L है, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√LC, या इसकी जगह लिख सकते हैं फिर Q इज इक्वल्स टू 1/R √L/C। ये था क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर। एक दो डेफिनेशंस और बची है, जैसे LC ऑसिलेशन बचा है, पावर फैक्टर बचा है, एक हाफ पावर पॉइंट्स बचे हैं, बैंडविड्थ बची है। उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म। तब तक इसको रिवाइज कीजिए। बाय।